आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक बातों को ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसका आंसर आप लोग नहीं दे पाते, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, अपवर्तक का को कौन कौन जानता है इसमें से। अपवर्तक की डिफिनीशन क्या होती है, अपवर्तक किसको कहते हैं, मालूम है किसी को। अपवर्तक किसे कहते हैं, किसी को पता है। बताओ भाई, किसी बच्चे को पता है कि अपवर्तक किसे कहा जाता है। नहीं पता। अपवर्तक समापवर्तक का नाम सुने हैं? या फिर गुणनखंड का नाम सुने हैं? ध्यान देना, अपवर्तक समापवर्तक गुणनखंड तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है ना। तीन की तीनों एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अपवर्तक समापवर्तक गुणनखंड तीनों एक ही चीज होती है। ध्यान से देखिए, किसको कहते हैं अपवर्तक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे आपका 6, जरा आप बताइए 6 किस किस संख्या से कटेगी। जो हमारी संख्या 6 लिखी है, यह 6 किस किस संख्या से कटेगी। 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। क्या 6 ये सभी संख्याओं से कट जाएगी, क्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 1 2 3 6, क्लियर है ना। तो कोई भी संख्या, ध्यान देना, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे उस संख्या का क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे हमने कहा 6 किस किस से कटेगी, तो आपने कहा 1 2 3 6। इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 है, 1 2 3 6, ये 6 का क्या है, अपवर्तक है। 6 का क्या है, अपवर्तक है। मैं एक ही नाम लूंगा, ठीक है ना, या तो अपवर्तक लूंगा या समापवर्तक या गुणनखंड, तीनों में से जो भी नाम लूंगा आप समझ जाना कि तीनों की मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तीनों में से कोई भी नाम लूंगा। तो 6 जिस जिस संख्या से कटा है, वह सभी संख्याएं 6 की क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो आप आराम से इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, किसी संख्या को, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका अपवर्तक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड या समापवर्तक, ठीक है ना। उसका अपवर्तक कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है सबको भाई। जरा कमेंट करके बताएं सबको क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 64 का अपवर्तक, 64 का अपवर्तक, तो जरा पहले आप लोग कमेंट करके बताएं 64 का अपवर्तक
क्या होगा? 64 का अपवर्तक क्या होगा? फटाफट सब लोग कमेंट करो। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? और क्लास बहुत आराम से चलेगी, ठीक है ना? बहुत धीरे, हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे हम लोग। क्या होगा भाई? 64 का अपवर्तक कौन कौन से होंगे? वन होगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 64 किस किस से कट जाएगा? एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, चार से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 64 से कट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? अगर मैं आपसे कहूं 48 का अपवर्तक क्या होगा? 48 का अपवर्तक, 48 का अपवर्तक क्या होगा? कमेंट करें फटाफट। वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, 12 होगा, 24 होगा, 48। श्री कुमार एक भी होता है, ठीक ना? आपने आंसर एक नहीं दिया है, एक भी होता है। चीजों को पूरा का पूरा बताया करो, ठीक है ना? अगर आप एक नहीं बताते तो आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक ना? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। एक इसमें 16 भी आता है भाई, 16 से भी तो कटेगा ना 12 के बाद। देखो 16 से भी कट जाएगा, 16, 24, 48। तो ये सब के सब इसके क्या है? अपवर्तक है। अगर हम बात करें ऐसे आप 5 से, 5 का अपवर्तक क्या होगा? 5 का अपवर्तक क्या होगा? 1 और 5 होगा, 1 और 5 होगा। क्लियर है? पहले सब लोग बताएंगे, सब लोगों को अपवर्तक की डिफिनीशन पता चली कि नहीं पता चली, कि अपवर्तक होता क्या है? चलो, आप लोगों ने जो ये एग्जाम्पल दिए हो 64, 48, 5, क्या इसमें कुछ आप लोग नोट किए, ध्यान दिए इस चीजों में? यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोग आंसर गलत करके आते हो एग्जाम में। ध्यान से देखो, यहां पे देखो 64 का भी अपवर्तक एक है, 48 का भी एक है, 5 का भी एक है। क्लियर है ना? कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का प्रथम बोला जाए या सबसे छोटा बोला जाए, किसी भी संख्या का प्रथम या सबसे छोटा अपवर्तक बोला जाए तो क्या होता है? क्या होता है? 1। तो इसको नोट करके लिख लेना। किसी संख्या का
किसी संख्या का प्रथम बोले या सबसे छोटा बोले, प्रथम बोले या सबसे छोटा अपवर्तक की बात करें, अपवर्तक एक होता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? दूसरी बात ध्यान से देखिए, देखिए जब हम 64 का अपवर्तक निकाल रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट जो अपवर्तक आया है वह 64 आया है। 48 का निकाल रहे थे तब भी 48 आया है, और 5 का निकाले तो 5 आया है। इससे क्या पता चलता है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक या अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होता है। ठीक ना, संख्या स्वयं होती है। क्लियर है? किसी संख्या का अंतिम या फिर सबसे बड़ा, अंतिम या सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। संख्या स्वयं होती है। क्लियर? समझ में आए दोनों बात? दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को? तीसरी बात आप यहां से ये कह सकते हो, ध्यान से देखिए, तीसरी बात आप लोग यहां से ये निकाल सकते हो कि किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है, एक एक लाइन को आप लोग ध्यान दोगे, ठीक ना, किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है वह संख्या से छोटा होता है या तो संख्या के बराबर होता है, या तो संख्या से छोटा होता है या क्या होता है, संख्या के बराबर होता है, लेकिन संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कभी आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ गया कि अपवर्तक होता है और लिख दिया संख्या से बड़ा, तो तुरंत ऑप्शन को गलत मार देना। क्लियर है ना? क्लियर है? कहने का मतलब तीसरी बात आपको क्या समझा रहे हैं, किसी संख्या का, किसी संख्या का अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होता है, इस चीज को ध्यान देना, बराबर होता है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान देना बड़ा नहीं होता, यहीं पे लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग याद रखो, ठीक है ना, लेकिन बड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है भाई? ध्यान से देखिए, यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? बताए, सबको समझ में आ गया अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक, समापवर्तक, गुणनखंड, तीनों एक ही चीजें होती हैं। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबका? और अगर यहीं पे आप नोटिस किए होते तो जो एक होता है ना, एक, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड होता है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। एक जो होता है, लिख लीजिए इसको भी, एक
प्रत्येक संख्या का अपवर्तक या फिर आप क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपवर्त की। अपवर्तक देखिए, अपवर्तक और समापवर्तक जो होता है ना, ये समापवर्तक, इसी चीज को हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, इसी चीज को हम लोग आगे चल के एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक ना, यही चीज एचसीएफ होती है। अगर जिसको अपवर्तक और अपवर्त अच्छे से समझ में आ गया, यानी समापवर्तक और समापवर्त अच्छे से समझ में आ गया, उसको एलसीएम और एचसीएफ की डिफिनीशन पता हो जाएगी। ठीक ना, फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ के सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं बस। ओके, चलो ध्यान से देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अपवर्त या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, समापवर्त, या क्या बोल सकते हैं, गुणज। क्या बोल सकते हैं, गुणज। जिस प्रकार से अपवर्तक को समापवर्तक या गुणनखंड बोला जाता है, उसी को उसी प्रकार से अपवर्त, समापवर्त और गुणज तीन के तीनों एक ही चीजें होती है। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलिए अब ध्यान से जरा देखिए, यहां पे चीजों को समझिए। जैसे मैंने आपको कहा था वहां पे 6 का अपवर्तक, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं 6 का अपवर्त, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं 6 का अपवर्त, तो जरा मुझे आप बताइए 6 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, जरा आप बताएंगे 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। बताएं सब लोग। एग्जाम्पल से ही डिफिनीशन क्लियर हो जाती है, समझ गए ना, एग्जाम्पल से ही डिफिनीशन क्लियर हो जाती है। हमने कहा 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, बताएं भाई सब लोग। आप लोग आंसर दिया करो सब लोग, ठीक है ना, इससे चीजें और आप लोग को समझ में आएंगी। ठीक ना, बहुत बढ़िया। संजू ने बताया 6, प्रियू ने बताया 6, 12, 18, 24, ठीक है ना, इन्फिनिटिव तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 6, 6 से सबसे पहले तो 6 कटेगी, 6 के बाद 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, ना जाने कितनी संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हैं जो 6 से कट जाएंगी। तो अब आप लोग डिफिनीशन आराम से पकड़ लिए होंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है, वे संख्याएं होती हैं जिससे वे संख्या होती हैं जो संख्या से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। किसी भी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो संख्या से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमने कहा 6 का अपवर्त, 6 से जो जो संख्या विभाजित होंगी वो सब उसका क्या होगा, अपवर्त कहलाएगा। समझ में आया, समझ में आया भाई। अगर मैंने कहा 6 का अपवर्त है तो इसका मतलब है कि 6 से जो संख्या कटेगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी, अपवर्त। इसका मतलब ये क्या है, अपवर्त है। क्या है, अपवर्त है। क्लियर है, अपवर्त है। तो डिफिनीशन भी लिख लीजिए इसकी। किसी संख्या का अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त, या हम बात करें गुणज, ठीक ना, गुणज का मतलब आप समझते हैं ना, पहाड़ा जो पढ़ते हैं आप लोग, गुणज वे संख्याएं हैं वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से, उस संख्या का मतलब है दी गई संख्या, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना। उस संख्या का मतलब है
दी गई संख्या, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कह दूं आपसे 4 का अपवर्त, 4 का अपवर्त, तो 4 का अपवर्त क्या होगा? सबसे पहले 4 होगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे आप चलते जाइए, ठीक है ना, इंफिनिटी तक। अगर हम बात करें ऐसे 7 का, 7 का अपवर्त क्या होगा? 7 का अपवर्त क्या होगा? 7, ठीक है ना, 14, 21, 28, इसी तरीके से आगे। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो, अब यहां से भी कुछ चीजें आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कुछ बातें यहां से भी आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझे। देखिए, जब हम 4 के अपवर्त की बात कर रहे थे तो सबसे पहला अपवर्त 4 ही आया था, जब हमने 7 की बात की तो 7 ही आया, ऐसे हम 6 की बात किए थे, यहां देखो तो 6 ही आया था। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का प्रथम या सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं होती है। अपवर्तक में सबसे बड़ी संख्या और अंतिम संख्या संख्या स्वयं होती है, लेकिन अपवर्त में सबसे छोटी संख्या या प्रथम संख्या ही क्या होती है? स्वयं होती है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहां आप नोट करके लिख लेंगे, किसी संख्या का पहला या सबसे छोटा अपवर्त, पहला या सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं होती है, संख्या स्वयं होती है। क्लियर? क्लियर है भाई? दूसरी बात ध्यान देखो, हम समापवर्तक में सबसे बड़े को तो हमने बता दिया था, सबसे बड़े को तो हमने बता दिया कि सबसे बड़ा संख्या स्वयं होती है, लेकिन क्या आप अपवर्त में सबसे बड़ा अपवर्त निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है ना। तो किसी संख्या का अंतिम या सबसे बड़ा, अंतिम बोलिए या सबसे बड़ा बोलिए, ठीक है ना, अंतिम या सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक ना, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? यहीं से अगर आप एक और बात देखे होते तो किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है संख्या के बराबर होता है या तो संख्या से बड़ा होता है। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है, देखो, संख्या के या तो बराबर होगा या तो फिर संख्या से बड़ा होगा, लेकिन छोटा कभी नहीं होता, छोटा कभी नहीं होता। तो ये भी लाइन आप लिख लीजिए, ये भी आप लाइन लिख लीजिए। किसी संख्या का किसी संख्या का अपवर्त
किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या फिर संख्या से बड़ा होता है, संख्या से बड़ा होता है, संख्या से बड़ा होता है लेकिन छोटा नहीं होता, ध्यान देना, लेकिन छोटा नहीं होता, ये चीज ध्यान देना। क्लियर है? क्लियर है? जिस प्रकार से आप लोग समापवर्तक में समापवर्तकों की संख्या, किसी भी संख्या के समापवर्तकों की संख्या आप काउंट करके बता देते थे कि कितनी होगी, क्या आप किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या काउंट कर पाएंगे? क्या काउंट कर पाएंगे? क्या नहीं? तो ये भी लिख लीजिए, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या अनिश्चित होती है, ठीक ना। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई भाई? यहां तक ठीक है। मैंने आपसे कहा 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? तो जिन जिन बच्चों को पता है वो जरा आंसर दें कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। हम लोग यहां से ज्ञात करेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जिन जिन बच्चों को पता है वो बच्चे आंसर दें निकाल के कि 24 के कितने गुणनखंड हैं। फाइव, 8, बहुत बढ़िया, 5 आ रहा है आंसर, 8 आ रहा है, और बच्चे आंसर दें। एट, 8। चलो जरा ध्यान से देखिए, गुणनखंडों की संख्या निकालने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट और सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपसे कहा 6, तो ध्यान दो, 6 को अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में तोड़ो, 2 और 3। एक को मत लेना क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती, इस चीज आपको अच्छे से पता होगा। अर्थात ये 6 किस किस से कटेगी? 2 से भी कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से भी कटेगी, 1 से, बट 1 और 6 को नहीं लेना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसके टुकड़े करो लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मैंने आपसे कह दिया 24 को ही तोड़ो, तो आप क्या करोगे? 24 को आप इस तरीके से लिखोगे और भाग देना स्टार्ट करोगे। ऐसे ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग दोगे आप कितना आता है? 12। फिर आप 2 से भाग दोगे कितना आता है? 6। फिर आप 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 3। फिर आपसे भाग दोगे कितना आएगा? 3। इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कमेंट करके बताएं आप लोग, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ये समझ में आया आप लोगों को? यस, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या को आप ऐसे डिवाइड करके तोड़ सकते हो, उसके जो खंड आएंगे ना वो क्या होंगे? अभाज्य होने चाहिए। अगर आप कह दो
कि 2 दूनी 4, सर 24 तो 4 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमने गुणनखंड की नहीं, हमने अभाज्य गुणनखंड की बात, अगर हम गुणनखंड की बात करते तब तो 4 भी 24 का जो है ना गुणनखंड हो जाता, यानी ये 24 4 से भी कट जाता। ये इसका ध्यान देना, ये इसका गुणनखंड है, यह इसका गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई भाई? चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ध्यान से देखो। अगर आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात करेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभी आपने सॉल्व किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आया था? 3। यही आया था क्या भाई? यही आया था क्या? ये बताइए, क्या हम इसको, ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, क्या हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? और जो आपका ये 3 है, और आपको पता है कि इसकी पावर तो एक ही है, एक पावर कभी दिखाई नहीं जाती, एक पावर दिखाई नहीं जाती, एक पावर ऑलरेडी लगी रहती है। अगर हम अब यहां से बात करें गुणनखंडों की संख्या, अगर हम बात करें यहां से गुणनखंडों की संख्या, तो ध्यान से देखिए, 2 की पावर क्या है? 3 है, तो आप 3 लिखिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए। क्लियर है ना? गुणे का चिन्ह लगाइए, 3 की पावर क्या है? 1, 1 में 1 बढ़ा दीजिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 और 1 1 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? समझ में आया भाई? समझ में आया सबको कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर 24 को तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे ना, कि सर 24 को अगर हम बात करें इसके गुणनखंडों, इसके कितने गुणनखंड है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 6 8 12 40। तो लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे लिखेंगे कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम कब तक लिखे के काउंटिंग करेंगे बताइए? ऐसे भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 8 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना? 8 आया है कि नहीं आया है? यहां भी 8 आया है और यहां सॉल्व करने के बाद भी 8 आया है। बट आप ये तरीका नहीं अपनाओगे, ये तरीका अपनाने पे आपको समय ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है ना? थोड़ी सी भी बड़ी संख्या आएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या सबसे पहले करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो सेम संख्याएं होती हैं उनकी पावर में कन्वर्ट करेंगे, पावर में एक एक बढ़ा के सभी पावर को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो आपके अभाज्य गुणनखंडों की, सॉरी गुणनखंडों की क्या होगी? संख्या होगी। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर ध्यान से समझना, ठीक है ना? अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर ध्यान से समझना। क्लियर है ना? अगर यहीं पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाती है, यहीं पे मैं वो भी लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे, नहीं तो आप लोग क्या रहोगे? कंफ्यूज रहोगे। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं यहीं पे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जरा बता दीजिए तो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसी 24 के? गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जरा बता दीजिए। इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, बट आप यहाँ पे आ गए तो समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में अंतर होता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? नो, 2 नहीं होगी भाई, 2 नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है? वेरी गुड, 4 किसी बच्चे ने आंसर दिया है। अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाती है तो उसकी जो पावर होती है सीधा पावर को ही जोड़ दिया जाता है, उसकी जो पावर होती है सीधा पावर को ही जोड़ दिया जाता है। 3 1 4, अर्थात देखो इसके 1 2 3 4,
4 अभाज्य खंड बने हैं, टोटल इसके 4 अभाज्य खंड बने हैं। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में तोड़ना पड़ता है, उसके बाद जितनी उसकी पावर आती है सभी पावरों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सीधा पावरों को जोड़ देंगे, टोटल क्या हो जाएगा, उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अगर सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछा तो आपको पावर में एक एक जोड़ के गुणा करना पड़ेगा। दोनों में अंतर समझ में आया भाई? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बताओ? किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। तो हर एक चीज आपको क्लियर कर दे रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, दोनों ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, ठीक ना, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीख गए, कैसे ज्ञात किया जाएगा बताओ? चलो एक क्वेश्चन और आप लोग लगाओ। आपको बताना है 40 के गुणनखंडों की संख्या, 40 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक ना, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बताना है आपको। बताएं, गुणनखंडों की भी संख्या बताना है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बताना है, बताएं। सी कुमार आंसर सही दीजिए। दो बच्चों का आंसर 8484 आया, आपने पलट के जवाब दिया। जो पहले बोला गया है, जो क्वेश्चन पहले पूछा गया उसका आंसर भी पहले होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आप लोग अच्छे से देखते हो, एग्जाम में भी यही होता है, जो चीज पहले पूछी जाती है उसका आंसर पहले दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। 40 के गुणनखंडों की बात करें तो ध्यान दो, 40 को अगर हम इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, दो, दो दूनी चार, दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, और आठ पंचे कितना होगा, 40। कहने का मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणते 5 की पावर 1, ठीक ना, 5 की पावर 1। तो अगर हम इसकी संख्या बता रहे हैं, इसकी संख्या, तो ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 3 आया है, 5 की पावर 1 आया, तो यानी हम 3+1 और इंटू 1+1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 4×2 यानी 8। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगर इसका आंसर बताना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी जितनी पावर आई है पावर को जोड़ देना है बस, 3 1 4। क्लियर है, दोनों क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और लगाओ, एक क्वेश्चन और लगाओ आप लोग। 288 के, बताइए 288 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दोनों आंसर बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बताएं, बताओ भाई।
18 7 18 7 18 7 हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, नोट कर लो, ठीक ना। जितने लोग हो क्लास कर रहे हो, लाइव हो, सबके सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, जो चीज पढ़ाएंगे आराम से पढ़ाएंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक ना। तो आपको भी जिम्मेदारी होगी कि आप लोग आंसर दें, ठीक ना। अगर चीजें आपको समझ में आती हैं तो आंसर दें, नहीं समझ में आती तो आप हमसे फिर से पूछेंगे, सर ये चीज हमें नहीं समझ में आई, ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, फिर से समझाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे। 18 7 18 7 आ रहा है, ठीक है। बढ़िया है। देखिए अगर हम इसी 288 को तोड़ेंगे, 288 को जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 2 से काटेंगे तो 144 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 72, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर हमने 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 9, और 9 का मतलब है कि 3 इंटू 3, 9 का मतलब है 3 इंटू 3, ठीक ना, 3 इंटू 3। क्लियर है। यानी ध्यान से देखिए इसको 1 2 3 4 5, अगर गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 288 को 2 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 2, ऐसा लिखेंगे ना भाई, ऐसा ही लिखेंगे। इस 288 के जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसा ही बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 में 1 बढ़ा देंगे और 2 में 1 बढ़ा देंगे, तो 6 गुणते कितना हो जाएगा 3, तो 6 3 का 18, एक आंसर तो आपका आ गया 18, एक आंसर आपका क्या आ गया 18। और अगर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पे 2 की पावर 5 आया था और यहां पे 3 की पावर 2 आया था, सीधा आपको जोड़ देना है बस, सीधा आपको जोड़ देना है बस, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे। कैलेंडर बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक बातों को ध्यान देते चलना, ठीक ना, एक एक पॉइंट इसमें समझते चलिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा जो कैलेंडर है, हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, इस कैलेंडर की खोज किसने की थी, किसने बनाया था इस कैलेंडर को, जरा आप लोग हमें बताएंगे। क्या हमें बताएंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वह कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया था। किसी बच्चे को कोई आइडिया, किसी बच्चे को कोई आइडिया। ये जीके में क्वेश्चन आ जाता है, ये जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, ग्रेगोरियन, ठीक ना। ग्रेगोरियन कहीं लिखा होता है, कहीं ग्रेगोरियन लिखा होता है, जो भी लिख लें आपका सब सही है, ठीक ना। ग्रेगोरियन, ठीक ना, ग्रेगोरियन। जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, इस कैलेंडर के जो खोज निर्माता थे वो कौन थे, ग्रेगोरियन थे। क्लियर है ना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के बारे में छोटे छोटे पॉइंट। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर पे ध्यान दीजिए, कैलेंडर में सबसे पहली चीज क्या आती है, डे आता है। क्या आता है भाई, डे आता है। जिस तरीके से हम लिख रहे हैं आप लोग इसी तरीके से बढ़िया से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलेंडर। सबसे पहले चीज क्या आती है, डे आता है, ठीक ना, डे आता है। डे में ध्यान देना, आपको पता है अच्छे से, मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है, संडे तक। अब संडे से स्टार्ट मत कर देना, ये चीज नोट करना,
चीजें आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। मंडे से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक है, संडे तक, संडे को खत्म हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात सोमवार से रविवार। अपनी मर्जी से मत कह देना कि सर यहां से तो हम तो संडे से भी स्टार्ट करते हैं, नहीं, जो चीज आपको बताएंगे उतने ध्यान देना है। रियल में जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है ना, दिन स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और संडे में जाके खत्म होता है। क्लियर है ना। यानी सोमवार से स्टार्ट होता है, ऐसे आगे बढ़ता जाता है और खत्म कहां पे होता है, रविवार पे। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये बातें हमें पता है, सही बात है, लेकिन पढ़ाने के लिए तो हमें तो बताना पड़ेगा ना हर एक चीज। रविवार। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कैलेंडर में आपका क्या होता है, एक चीज और यहां पे समझ लीजिए। पहले तो यहां पे एक चीज समझ लीजिए जरा, देखिए ये जो आपके ग्रेगोरियन महोदय है ना, ग्रेगोरियन महोदय या ग्रेगोरियन महोदय जो भी हैं, इनके अकॉर्डिंग से, ठीक ना, ग्रेगोरियन महोदय के अनुसार, ध्यान देना, इनके अनुसार सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। क्लियर है। इन्होंने जब कैलेंडर के निर्माण किया, सप्ताह का सबसे पहला दिन इन्होंने क्या रखा, सोमवार। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात आप ऐसे बोल सकते हो इसी चीज को, इसी चीज को ऐसे बोल सकते हो, पहली तारीख, पहला महीना और पहला वर्ष। क्लियर है। ये आपका डेट हो गई, ये आपका मंथ हो गया, ये आपका ईयर हो गया। इस तारीख को ध्यान देना, इस तारीख को ग्रेगोरियन महोदय ने कौन सा दिन निर्धारित किया था, सोमवार। क्लियर है भाई। इस तारीख को इन्होंने कौन सा दिन निश्चित किया था, सोमवार। क्लियर है ना सबको। पहली तारीख, पहला महीना और ईयर भी कितना, 1। उस तारीख को इन्होंने कैलेंडर में सोमवार दिन निश्चित किया, अर्थात मंडे। क्लियर है यहां तक। कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें, ठीक है ना। कमेंट करने में कंजूसी करेंगे तो हम पढ़ाने में कंजूसी कर जाएंगे, और हम पढ़ाने में कंजूसी कर जाएंगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा। ठीक है। चलो डेट, अगर हम डेट की बात करें, डेट की बात करें तो ध्यान दो, सबसे पहले एक तो आपका मंथ आता है जिसमें ध्यान देना 1 से लेके 28 डेट होते हैं। क्लियर है। 1 से 28 होता है। एक मंथ ऐसा आता है जिसमें आपका 1 से लेके 29 दिन तक होते हैं, इतनी तारीख तक होते हैं ना, इतने डेट होते हैं। एक आता है आपका 1 से लेके 30 तक, और एक आपका आता है 1 से लेके 31 तक। यानी आपके पास जो डेट होती है ना, वो कैलेंडर में 4 तरीके की आती है। कितने तरीके की आती हैं, टोटल 4 तरीके की आती है। इन्हीं 4 के अलावा 5वीं नहीं आती। एक तो आपका 1 से 28 तक आता है, एक आपका 1 से 29 तक आता है, और एक आपका 1 से 30 तक, और एक 1 से 31 तक। क्लियर है। क्लियर है भाई। आगे देखो नेक्स्ट चीज, अगर हम बात करें वीक की, सर मुझे यही समझ में नहीं आता, अब भी नहीं समझ में आया, जो 1 से लेके 28 तक, 1 से लेके 29, 1 से 30, 31, आगे आपको समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये 4 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो मंथ होते हैं 28, 29, 30, 31 के आते हैं। यानी जो डेट आती है वो 1 से लेके 28 तक आती है, 1 से लेके 29 तक आती है, 1 से लेके 30 तक आती है, और 1 से लेके 31 तक आती है। यानी 4 टाइप की डेट आती है आपकी मंथ में। इतना तो क्लियर है ना। आगे ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस मंथ में कौन कितने डेट होते हैं, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, ठीक ना। लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, वीक की बात करते हैं हम। अगर हम लोग भाई वीक की बात करें ना, सप्ताह की बात करें, तो ध्यान से समझिए,
एक वर्ष में हमारे पास टोटल हमारे इस कैलेंडर में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 50 सप्ताह एक वर्ष में। ध्यान देना, 1 ईयर में, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह का मतलब है तो पूरा 7-7 दिनों का पेयर। जो एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। अभी हम एक्स्ट्रा दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सप्ताह की बात कर रहे हैं। तो पूरा एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52। याद रखना, कितने सप्ताह होते हैं? 52। क्लियर है? क्लियर है भाई? इसी प्रकार ध्यान दो, अगर हम बात करें मंथ की, अगर हम बात करें आपके मंथ की अर्थात महीने की, मंथ की बात करें, महीने की बात करें, तो ध्यान दीजिए जो आपका मंथ होता है वह जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी से। और खत्म कहां पे होता है? दिसंबर। ठीक ना? कहने का मतलब है कुल आपके पास 12 मंथ होते हैं। ठीक ना? कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? दिसंबर। कहां पे होता है? दिसंबर। ठीक ना? चलो, क्लियर है? अब यहीं पे हम आपको समझा देते हैं, यहीं पे आपको समझा देते हैं। अच्छा, अभी लीप वर्ष और आपको साधारण वर्ष बताना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन से मंथ में कौन सी तारीख आती है। ठीक है ना? पहले लीप ईयर और साधारण वर्ष समझा देंगे। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग ईयर की। ईयर होता है, ठीक ना? ईयर में ध्यान दीजिएगा, ईयर जो आपका होता है इसमें आपके 365 भी डेज होते हैं। 365 डेज भी होते हैं और 366 डेज भी होते हैं। यहीं से कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। ठीक ना? 365 डेज भी होते हैं और 366 डेज भी होते हैं। 365 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक ना? जनरल ईयर अर्थात सिंपल ईयर, या आप सिंपल ईयर बोल सकते हो। साधारण वर्ष क्या बोलते हो? साधारण वर्ष। और जो 366 दिन होता है इसी को आप लोग लीप ईयर अर्थात हिंदी में, देखो हिंदी में बात किया जाए ना, लीप वर्ष इंग्लिश वर्ड है, इस चीज को ध्यान देना। इसकी जो हिंदी होती है ना, हिंदी, वो बोला जाता है अधिवर्ष। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष। हिंदी जो होती है लीप वर्ष की, ध्यान देना, अधिवर्ष होता है। क्लियर है? कहने का मतलब है कि आपके पास वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका लीप ईयर होता है, एक आपका लीप ईयर होता है, और एक आपका जनरल बोल सकते हो या सिंपल बोल सकते हो। जनरल ईयर बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो? सिंपल ईयर बोल सकते हो। ठीक ना? सिंपल ईयर बोल सकते हो। सिंपल ईयर बोल सकते हो। ठीक ना? दो टाइप के होते हैं। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हुई सबको? यहां तक चीजें सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताओ भाई। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं ईयर में। क्योंकि हमें देखो डे पता है, डेट पता है, वीक पता है, हमने पढ़ लिया क्या? मंथ और ईयर। मंथ में कौन कौन सी तारीख आती है हमें ये पढ़ना है, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो लीप ईयर और आपका साधारण होता है सिंपल ईयर, ये होता क्या है, किसको बोलते हैं लीप ईयर्स, किसको बोलते हैं सिंपल ईयर। इस चीज की बात करेंगे, इस चीज की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। ईयर अर्थात वर्ष। बहुत आसान तरीके से समझिएगा, ठीक ना? बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ध्यान से देखिए,
आपको बता दिए कि जो हमारे वर्ष होते हैं ना, जो हमारा वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जनरल ईयर, जनरल ईयर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष, ना भाई? साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, चाहे आप साधारण लिखो चाहे सामान्य लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य वर्ष। दूसरा क्या होता है भाई? लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। लीप ईयर की हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। कभी कभी अधिवर्ष लिख के आ जाता है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, तो लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना आप। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल ईयर की, तो ध्यान देना, ध्यान से देखना। पहले आपको समझा देते हैं जनरल ईयर के, ना समझा के लीप ईयर के समझा देते हैं। ध्यान से समझिए। एक की डिफिनीशन बताएंगे बस, दूसरे की डिफिनीशन आप लोग सब निकाल लेना, ठीक ना? दूसरे की डिफिनीशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। ऐसा वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो। 4 से पूर्णतया विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। यहीं पे एक चीज और लिख लेना आप लोग, ऐसा शताब्दी वर्ष। दोनों की बात कर देते हैं, फिर आपको एग्जांपल देके बताते हैं। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो। चार सौ से पूर्णतया विभाजित हो। अब हम लोग दोनों की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपसे कहूं, एग्जाम्पल में आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा 1996, 1996, तो 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 की विभाज्यता का नियम सबको पता होगा कि 4 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है? 4 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है? अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना पड़ता है। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। अगर आप इसको 4 से क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये पूरी तरीके से क्या है? डिजिबल है। पूरी तरीके से क्या है? डिजिबल है। अर्थात ये लीप ईयर है, अर्थात ये लीप ईयर है। क्लियर है? क्लियर है भाई? मैंने लिख दिया 1984, मैंने लिख दिया 1984। क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है? पूरी तरीके से डिजिबल है, यस, अर्थात ये लीप ईयर है। ध्यान समझते चलिएगा। मैंने लिख दिया यहां पे 2012, 2012। क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है? हाँ, डिजिबल है, अर्थात ये भी लीप ईयर है। मैंने आगे आपको लिख दिया यहां पे 1700। क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है? क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है? मैंने पूछा 4 से पूरी तरह डिजिबल है या नहीं है, तो डिजिबल है, तो ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा? 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है, तो ध्यान देना 4 से जरूर ये जो है डिजिबल है, लेकिन यह लीप ईयर से नहीं हो सकता। एक चीज को ध्यान से समझना, 1996, 1984, 2012 ये सब 4 से डिजिबल थे, लीप ईयर था। लेकिन 1704 से डिजिबल होने के बावजूद भी लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने देखो डिफिनीशन में एक चीज और बताया है, शताब्दी।
शताब्दी का मतलब होता है ऐसे वर्ष, ध्यान देना, शताब्दी का मतलब होता है ऐसे वर्ष जो 100 के मल्टीपल होते हैं, 100 के गुणज होते हैं, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 का गुणज, 100 का गुणज, अर्थात उसमें लास्ट में 2 शून्य जरूर लगे होंगे, 2 शून्य जरूर लगे होंगे। अर्थात यहां पे ध्यान दीजिए, 1700 में 4 से नहीं बल्कि कितने से भाग देना पड़ेगा भाई, 400 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर? 4 से नहीं बल्कि हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। और 400 से भाग दोगे तो ये डिजिबल नहीं है, अर्थात यह लीप ईयर नहीं है। क्लियर? बताओ, सबको समझ में आया? सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट करके बता दो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी बच्चों को। तो ध्यान देना, ऐसे वर्ष जिसमें लास्ट में 2 शून्य लगे होंगे तो उसमें कभी भी आप 4 से भाग मत देना, 400 से भाग देना, क्योंकि डिफिनीशन में आपको बता दिए हैं कि एक तो 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से किसी भी वर्ष में भाग दे सकते हो, ठीक है ना। और एक शताब्दी वर्ष में आप 400 से भाग दोगे। दूसरी चीज, अब एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान समझिएगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा 1600, तो भाई ये 1600 में आप कितने से भाग करोगे, 400 से ही तो भाग करोगे ना, 400 से। और ये पूरी तरीके से डिजिबल है, अर्थात यह लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो एक चीज ध्यान देना आप लोग, जितने भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर होते हैं ना, वो 100% 4 से डिजिबल होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि 404 का क्या होता है, गुणज होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर इस 400 का अगर आप गुणनखंड करें, अभी आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हैं ना, गुणनखंड करें तो जो 4 होता है, क्या इस 400 का गुणनखंड नहीं होता है? बताएं, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या 400 से कट रही है तो 100% 4 से कटेगी। अगर कोई संख्या 400 से कट रही है तो 100% वो 4 से कटेगी ही कटेगी। यानी जहां 400 से आप भाग दोगे ना, वहां 4 से भाग देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। और 400 से कहां भाग देंगे, ऐसा वर्ष जो आपका शताब्दी वर्ष होगा, अर्थात लास्ट में आपके 2 शून्य लगे होने चाहिए, यानी जो 100 का गुणज होता है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, शॉर्टकट में ऐसे लिख लेना, इसी वाले वर्ष में जो फरवरी होती है ना, वह 29 दिन की होती है। आगे चल के अभी और समझाएंगे। शॉर्टकट में से लिख लेना, फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। ध्यान देना, इसी लीप ईयर्स में ध्यान देना, फरवरी कितने की पड़ती है? 29 की पड़ती है। क्लियर है? लीप ईयर्स के बारे में किसी को कोई डाउट? लीप ईयर के बारे में किसी को कोई डाउट है क्या? लीप ईयर है तो आपकी फरवरी 29 की पड़ेगी, नहीं तो कभी भी आपको फरवरी 29 की नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में, ठीक है ना भाई, सिंपल ईयर में। तो सिंपल ईयर में ध्यान दीजिए, आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं जो वर्ष लीप वर्ष नहीं है वो क्या है, साधारण वर्ष है। सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि जो वर्ष लीप ईयर नहीं हो सकता वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। कहने का मतलब है कि जो 4 या 400 से नहीं कटेगा, जो 4 से ना कटे, और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से ना कटे, वो क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष जो 4 से
जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो। और दूसरी चीज, ऐसा शताब्दी वर्ष, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित ना हो, पूर्णतया विभाजित ना हो। क्लियर है? क्लियर है भाई? जो वर्ष 4 से और शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होंगे वो सब के सब साधारण वर्ष होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पे, जैसे मैंने आपसे कहा 1991, जैसे मैंने आपसे कहा 1991, क्या 1991 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है क्या? 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है क्या? नहीं है। अर्थात ये क्या है? सिंपल ईयर है, ये आपका साधारण वर्ष है। मैंने कहा है आपसे 1997, ये 4 से पूरी तरीके से डिजिबल है क्या? नहीं है। अर्थात ये क्या है? सिंपल ईयर है। ठीक है ना? मैंने कहा आपसे 500, मैंने कहा आपसे 500, तो 500 4 से नहीं, किससे चेक करेंगे भाई? 400 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 400 से। क्या 400 से डिजिबल है क्या? नहीं है। अर्थात ये क्या है? सिंपल ईयर। क्लियर? क्लियर भाई? सबको समझ में आ गया अच्छे से? सबको अच्छे से समझ में आ गया? लीप ईयर्स कौन सा होता है, साधारण ईयर्स कौन सा होता है, और इसी में ध्यान देना, जो आपका साधारण वर्ष होता है, जो आपका साधारण वर्ष होता है, इसी में फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। अभी इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, क्यों लीप ईयर्स में 29 दिन की होती है, फरवरी इसमें कितने की होती है? 28 दिन की होती है। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो 28 दिन की होती है। लीप ईयर्स में फरवरी कितने दिन की होती है, तो 29 दिन की होती है। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है भाई? यहां तक प्रत्येक बच्चे को क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, ध्यान से बातों को समझना। ठीक ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं ना, अतिरिक्त दिन निकालते हैं, और फरवरी हमारी 28 और 29 की क्यों होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अतिरिक्त दिन, और एक तो फरवरी 28 और 29 की क्यों होती है, कब होती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। चलो सब लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाती है, बताएं। बताएं भाई सब लोग फटाफट। हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, कितने दिन में लगाती है, ये आपको बताना है, दिन में बताना है। ठीक है ना? एक आंसर आया है 365। सभी बच्चे आंसर करें, जिसको जो भी वैल्यू पता हो सब अपने अपने आंसर दें। आंसर आप लोग जरूर दिया करो, जो भी आपको पता रहे, आपके मन में रहना, आप लोग जरूर कमेंट किया करो। ठीक है ना? बताएं। एक आंसर के अलावा कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है। 365। आंसर आप लोग दिया करो भाई। ठीक है ना? अगर मेरे इतना कहने के बावजूद में आंसर नहीं देंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर कमी है।
ठीक है, हम आपको बार बार आंसर देने के लिए कहेंगे, आप आंसर नहीं दोगे, ये गलत बात है। जबकि आपको स्वयं बताना चाहिए। अगर मैं एक बार बोल दिया, आपको फट से बता देना चाहिए कि सर ये होता है, चाहे आपका आंसर सही हो चाहे आपका आंसर गलत हो। कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, समझ गए ना? तो आंसर बताया करो जरूर, ठीक है। 365 दिन, देखिए जीएस में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आपको टिक करना पड़ेगा 365 दिन। लेकिन 365 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जीएस के हिसाब से 365 राइट आंसर है, ठीक है ना। बट 365 एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, करेक्ट वैल्यू नहीं होती। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, ध्यान देना, 365.2425 इतने दिन में लगाती है, याद रखना, क्लियर है। 365.2425 इतने दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक ना। चीजों को गहराई से समझते चलना, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, ग्रेगोरियन महोदय ने किया क्या, इस 365.2425 को लगभग में लिख डाले, लगभग में लेके कैलेंडर का निर्माण कर दिए, लगभग में इस वैल्यू को क्या ले लिए, 365.25, इसकी जगह पे 0 कर दिए, इतना दिन उन्होंने इतना दिन ले लिया। ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा, 365.2500 इतना दिन ले लिया, जो कि एक क्या है, अशुद्ध मान है, एक क्या है, अशुद्ध मान है। भाई उन्होंने लगभग में कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने वैल्यू को ले लिया 365.25। क्लियर, क्लियर भाई। अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो, आप लोगों ने कहा कि सर 365 दिन में चक्कर लगाती है, मैंने अभी लगभग में वैल्यू लिख दिया 365.25। तो जरा एक बात बताओ, इसमें जो आपका 2.25 आया हुआ है, 2.25 यानी 0.25, इसको इतना लिख सकते हैं, 00 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। इतना जो डे आया हुआ है, इतना जो डे आया हुआ है, क्या हम इसको 1/4 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा, क्या हम इसको 1/4 दिन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 दिन लिख सकते हैं। अगर 1/4 लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको 6 घंटे लिख सकते हैं क्या? 6 आवर्स, बताओ, क्या हम इसको 6 आवर्स लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है भाई, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 1/4 दिन में दिन के स्थान पे 24 घंटे रखेंगे, 24 आवर्स रखेंगे, तो कैंसिल होगा तो कितने आएगा, 6 आवर्स वैल्यू आएगी। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूज रहते हैं, ये भी चीजें क्लियर नहीं रहती, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो, क्लियर करते चलेंगे एक एक बार, ठीक है ना। 1/4 दिन का मतलब है 6 घंटे, यानी 24 घंटे को 4 भाग में डिवाइड करोगे तो आप 6 घंटे होगा। क्लियर है ना। यानी हमें यह पता चला कि 365 दिन में 6 घंटे हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमारा बढ़ जाता है, कहने का मतलब ज्यादा हो जाता है। अगर आप 365 की गणना करते हैं तो हर महीने में 365 रहेगा, लेकिन जो हमने 2.25 लिया है, ध्यान से देखना, 0.25 लिया है, इससे जरा ध्यान से देखो चीजों को, यानी 6 घंटे की बढ़ोतरी होती है। चीज पहले एक एक पॉइंट आप लोग समझते चलना जो आपको समझा रहे हैं, और हर एक बात आपको समझाएंगे, ठीक ना, हर एक लाइन आपको समझाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने जैसे एक वर्ष ले लिया, मैंने एक वर्ष ले लिया यहाँ पे 2013 से समझो, 2013, इसका मतलब है कि 2013 में 365 दिन, 365 प्लस 0.25 दिन होगा क्या? जरा मुझे ये बताओ, इतना दिन होगा क्या? ध्यान से बताओ, 2013 में 365.25 डे होगा। आपने कहा हाँ सर सही बात है। फिर हमने कहा ठीक है 2014 ले लेते हैं, तो 2014 ले लेते हैं, तो 365.25 तो ऑलरेडी पहले से था,
ये बताओ 0.5 और बढ़ जाएगा यहां पे, अगले वर्ष में जो समय हो जाएगा अगले वर्ष का, क्या वो बताओ यहां पे 0.50 दिन हो जाएगा क्या? भाई आप एक साल में चक्कर लगाए 365.25, अगले वर्ष में जाओगे तो 0.5, यानी जो दिन बढ़ रहा है, जो 6 घंटे का एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या ये आगे 0.50 हो जाएगा क्या? अगर आप घंटे में लिखना चाहो तो आप इसी को लिख सकते हो कि 6 घंटे। क्या लिख सकते हो तने को? 6 आवर, 6 घंटे लिख सकते हो। इसी को आगे क्या लिख सकते हो? 6×2=12 आवर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम इसी 2015 एक साल और आगे चलें तो ये घूमते भाई ये 2.5 कम नहीं होगा, आगे फिर 365 दिन आएगा और प्लस 0.25 आएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो हम सिर्फ ये 365 दिन की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर 365 दिन, ये तो होता जाएगा। लेकिन इसी प्रकार 0.25 0.25 0.25 ये भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो यानी अगला जब वर्ष आएगा तो उसमें आपका 0.25 और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब 2015 की बात करेंगे तो 365 दिन तो घूमेगी ही घूमेगी, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा 0.75 दिन, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं 18 घंटे। इतना ज्यादा होने का मतलब है कितना घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा? 18 घंटा ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही यह 2016 में पहुंचेगा, ध्यान दो 365 दिन जो घूमती है पृथ्वी वो तो घूमेगी ही घूमेगी। अब की बार जब एक दिन यहाँ पे घूमने से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा होने का मतलब है 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसीलिए यहां पे ध्यान देना, इसीलिए यहां पे आपका एक मिस्टेकिंग हो जाता है, ठीक है? इसीलिए यहां पे एक मिस्टेकिंग हो जाता है। जो फरवरी आपकी 28 की होती है, तो ग्रेगोरियन महोदय ने क्या कहा कि इसी चीज को एक दिन को मैनेज करने के लिए हर चौथे साल, देखो यहां से बढ़ता बढ़ता आएगा, यहां पे एक हो जाएगा। तो यहां पे जो फरवरी 28 की हुआ करती थी उन्होंने फट से क्या कर दिया? 29 कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा, एक एक दिन बढ़ता जाएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा ना। उसी को क्या किया, उसी को मैनेज करने के लिए फरवरी वाले महीने में जो 28 दिन का होता था उसी में एक दिन बढ़ा दिए। बोले कि कैलेंडर निर्धारित करो तो हर चौथे साल एक दिन बढ़ा दो। तो फिर से अब फिर से कैलेंडर फिर वैसे काम करना शुरू कर देगा, यानी पृथ्वी जो राउंड मारेगी। फिर 2017 में, फिर 2017 में, यहां पे ध्यान दो 2017 में फिर वही 0.25 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक दिन उन्होंने मैनेज कर दिया। फरवरी जहां 28 की हुआ करती थी वह क्या हो जाएगी? 29 दिन की हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? फरवरी 28-29 की क्यों होती है। और एक बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी, ये जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला सिस्टम आपको समझा है, ये भी आपको समझ में आया होगा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। जो हम लोग 4 से भाग देते हैं, लीप ईयर से बताते हैं, उसका रीजन यही है कि हर वर्ष 6-6 घंटे हमारा पृथ्वी एक्स्ट्रा घूमती रहती है, जो हर चौथे साल में जाके एक दिन बराबर हो जाता है। उसी एक दिन को बराबर करने के लिए फरवरी जहां 28 की हुआ करती थी, ग्रेगोरियन महोदय ने क्या किया? फरवरी 28 के बजाय 29 कर दी। अब 2017, 2018, 2019 तीनों में फिर फरवरी 28 की होगी, और फिर जैसे ही 2020 पहुंचेगा फिर फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 हो जाएगी। क्लियर? जैसे भी आपका 2021 चल रहा है, 21 में फरवरी 28 की है, 22 में 28 की रहेगी, 23 में 28 की रहेगी, लेकिन जैसे ही 24 आएगा फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की। क्योंकि सब में 0.25 0.25 0.25 ये दिन एक्स्ट्रा होता चले जाएगा। एक्स्ट्रा होते होते चौथे साल में कितना हो जाएगा? टोटल एक दिन के बराबर हो जाएगा। कितने दिन के बराबर हो जाएगा? एक दिन के बराबर हो जाएगा। जरा मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जो हर चौथे साल एक दिन बढ़ता है। चलो, सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जरा ध्यान से समझो। ग्रेगोरियन महोदय ने तो एक चीज तो निर्धारित कर दिया, क्या? कि हर चौथे साल जो एक दिन बढ़ रहा था, फरवरी 28 की 29 कर दी।
ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उनके सामने एक समस्या और आ गई। एक समस्या उनके सामने और आ गई। वो समस्या क्या थी कि ध्यान से चीजों को समझना, ध्यान से चीजों को समझना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जो पृथ्वी चक्कर लगाती थी 365.2425 दिन में, महोदय साहब ने उसको ले लिया 365.25। ज्यादा ले लिए, ज्यादा ले लिए ना भाई, ज्यादा ले लिए। तो जरा आप ध्यान से देखो, अगर हम 365.25 में से 365.24 और 25 लेस कर दें, तो देखो 10 में से 5 गए 5, और यहां पे आ जाएगा कितना, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7। यहां कितना आ जाएगा भाई, 7, और यहां पे आपका 0 0 0। ध्यान से देखो, इतना दिन उन्होंने ज्यादा ले लिया। ध्यान समझना चीजों को, ठीक है ना, ध्यान समझना। उनके सामने एक समस्या आ गई कि ये 0.0075 उन्होंने एक दिन को मैनेज करने के चक्कर में इतनी वैल्यू ज्यादा ले ली। अब यह ध्यान देना, आगे उनको फिर से समस्या देने लगा, आगे उन्हें फिर से समस्या होने लगी, ठीक है ना। कैसे होने लगी, ध्यान से समझिए। समस्या ऐसे होने लगी कि जैसे हमने अभी वर्ष आपको लिया था, देखो मैंने आपको कहा कि चलो एक वर्ष ले लेते हैं, ओनली 97, मतलब आपका ईयर है 0097, आपका ईयर है 0097। चीज को अच्छे से समझना। इसका मतलब है कि यहां भी पृथ्वी आपका सेम वही कंडीशन, 365 दिन अब प्लस 0.25 डेज, इतने दिन में चक्कर लगाएगी। क्लियर है। ऐसे अगर हम चलेंगे तो 98 98 98, तो यहां 365 दिन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे इससे मतलब रखो, मतलब रखो, इससे मतलब रखो। यहां 0.25 एक्स्ट्रा हो गया, और यहां पे 0.25 और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 0.50 हो जाएगा। ये चीज जोड़ते चलो, ठीक है ना। अगर हम चलेंगे कौन से वर्ष में, 99 वर्ष में, तो यह एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 0.75 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम कहा चलेंगे 100वें वर्ष में, 100 ईयर्स में, तो ध्यान दो ये एक्स्ट्रा दिन, ये एक्स्ट्रा दिन जो है आपका कितना हो जाएगा, या एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। अर्थात इस 100वें वर्ष में देखो 365 के बजाय, 365 के बजाय कितने दिन हो जाएगा, 366 दिन। चीजों को ध्यान समझना, कितने दिन हो गया मेरे भाई, 366 दिन हो गया ना, 366 दिन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 366 दिन हो गया, तो क्या ये 100 लीप ईयर होता है, 100 लीप ईयर होता है, जरा बताओ, क्या 100 लीप ईयर होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि 100 एक शताब्दी वर्ष है, और 100 में हमें कितने से भाग करना पड़ता है, 400, 400 से भाग करना पड़ता है। ये 400 से डिजिबल नहीं है, अर्थात ये लीप ईयर भी नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है, तो यहां पे इनके सामने एक मुसीबत आ गई कि यहां पे देखो इस वाले वर्ष में, शताब्दी वर्ष में एक दिन की समस्या फिर बताने लगा। और ये एक समस्या कब बताई, ध्यान से समझो, 100 वर्षों बाद। पहले तो उनको 3 वर्ष बाद यानी चौथे वर्ष में समस्या हो रही थी। अब समस्या ये आ गई कि जब उन्होंने हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की कर दी ना, हर चौथे दिन फरवरी 29 दिन की कर दी, तो करते गए करते गए करते गए, लेकिन जैसे ही 100वां वर्ष आया ना, तो फिर उनके सामने एक समस्या आ गई कि अब की बार 366 दिन हो, लेकिन ये तो आपका साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो है नहीं, ये तो लीप ईयर्स है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना।
चीज को समझा रहे हैं, इसको बारीकी से समझना, ठीक है ना। मैंने लिख दिया यहां पे 97 ईयर, 98 ईयर, 99, 100 के बाद मैंने लिख दिया 104, ऐसे बढ़ते आए, मैंने लिख दिया 104, 108, ठीक है ना, ऐसे 196 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कितना 200, ठीक है ना, फिर ऐसे मैंने ऐसे बढ़ते चला आया 300, चीजों को समझना, ठीक ना। 300 से बढ़ने बाद डायरेक्ट मुझे लिखना है कितना 400, क्योंकि मुझे 400 तक मैनेज करना, ठीक ना, क्योंकि 400 से जो भाग देने की कंडीशन होती है वो पे लाना। एक तो 4 से भाग देने वाली कंडीशन समझ में आ गई कि हर चौथे वर्ष लीप ईयर होता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं, लेकिन शताब्दी में 400 जो भाग देते हैं उस चीज को आप अच्छे से समझना है। तो अब इस पॉइंट को जरा लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, एक साल में, एक वर्ष में ग्रेगोरियन महोदय ने इतने की गलती कर दी, 0.0075 डेज की गलती कर दी, क्लियर है ना, इतने डेज की गलती कर दी। ये दिन देखो, ये तो हमने जो आपको क्लियर किया, ये यहां ध्यान समझना कि ये जो समस्या पैदा हो गई, इस समस्या को हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। उनके सामने हर 100वें वर्ष पे समस्या आएगी, तो इस 100वें वर्ष की समस्या को दूर करने के लिए देखो समस्या आई क्यों, क्योंकि यहां पे उन्होंने लगभग में वैल्यू ले लिया, और लगभग में लेने के बाद एक साल में उनके पास 0.0075 उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, ये समस्या होने लगी। अब हर साल 0.0575, 0.0075, 0.0075 हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा। तो अगर एक साल में मेरे भाई इतना बढ़ गया, तो जरा बताओ 100 साल में कितना हो जाएगा, 100 साल में कितना हो जाएगा। तो ये पॉइंट खिसक के चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 100 साल में इतना हो जाएगा क्या, 100 वर्ष में इतना हो जाएगा क्या, बताओ जरा। अगर एक वर्ष में 0.0075 की वृद्धि हुई है, तो 100 वर्ष में कितनी की हो जाएगी, 100 से गुणा कर दो, 0.75 डेज हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर 100 वर्ष बाद अगर मैं आपसे कह दूं कितने पे, 400 वर्ष की, 400 वर्ष की बात करूं, तो अगर अब इसमें 400 से गुणा करोगे, तो 400 से गुणा करने पे क्या एक दिन आएगा क्या, बताएं जरा मुझे। 400 से अगर आप 400 में करेंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा जो उन्होंने गलती की एक साल में, तो 400 साल में वो उनकी गलती एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक वर्ष में उन्होंने गलती की 0.0075 एक्स्ट्रा ले लिए, और यही 0.0075 एक्स्ट्रा होते 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 400 साल में एक दिन हो जाएगा, 400 साल में एक दिन हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, ठीक है ना, कि यहां पे जो आपका 400 ईयर होगा, यहां पे अब आपका आके 366 दिन फिर बनेगा, ठीक है ना तो 300 पे लिया जाएगा, ना तो 300 पे लिया जाएगा, ना 200 पे लिया जाएगा, 100 पे लिया जाएगा, क्लियर है, ना ही 300, ना ही 200 और ना ही 100, क्लियर है, क्लियर है ना। ये जो 100 वर्ष पे एक दिन की आपको जो दिख रहा है ना, ये गलती इनकी इसकी वजह से आ रही थी, 0.0075 की वजह से आ रही थी, जो 100वें वर्ष पे आके लीप ईयर दिखाने लग रहा था, जबकि 100वां वर्ष लीप ईयर से नहीं होता है, क्लियर है, क्लियर है भाई, बताएं, क्लियर है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि इस 100वें वर्ष में, यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो है फरवरी जो होगी कितने की होगी, 28 दिन की होगी, फरवरी कितने की होगी, 28 दिन की होगी। इस 200 ईयर्स में भी फरवरी कितने की होगी, 28 दिन की होगी। 300 साल में भी फरवरी कितने की होगी, 28 दिन की होगी। लेकिन अगर जब हम 400 की बात करेंगे, तो यहाँ आके फरवरी फिर से कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। यहाँ पे फरवरी कितने की, 29। क्लियर, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। 4 से भाग देने वाली कंडीशन और 400 से भाग देने वाली कंडीशन क्यों होती है, फरवरी 29 की क्यों हो जाती है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जरा मुझे बताओ, बताओ मुझे, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को मत भूलना, 400 से क्यों भाग दिया जाता है और 400 से क्यों भाग दिया जाता है, ठीक है ना।
400 से क्यों भाग दिया जाता है और 4 से क्यों भाग दिया जाता है? लीप ईयर्स निकालने और साधारण निकालने के लिए, सिंपल ईयर निकालने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने एक दिन मैनेज किया, 0.25 जो एक्स्ट्रा ले लिए, तो उनका एक दिन एक्स्ट्रा होने लगा, तो उन्होंने मैनेज कर दिया कि हर चौथे साल में कर लेंगे। लेकिन ऐसे करते करते गए ना, तो उनका हर 100वां वर्ष गड़बड़ा गया, हर 100वां वर्ष गड़बड़ा गया। उस 100वें वर्ष को फिर से मैनेज करने के लिए हर 400 साल पे जाके एक दिन एक्स्ट्रा होने लगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है ना, वो ध्यान देना, 100 साल पे हुआ है तो कितने गलती, 0.005। आपको लग रहा हो कि सर यहाँ भी तो 366 था तो लीप ईयर होना चाहिए, नहीं, ये तो आपके 4-4 दिन के अकॉर्डिंग करते आए हैं। लेकिन ये जो 0.25 आते हैं ना, हर इस 2.5 में ध्यान देना 0.0075 एक्स्ट्रा लेते आए हैं, एक्स्ट्रा लेते आए। तो ये एक्स्ट्रा लेते लेते यहाँ एक दिन नहीं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 0.75 दिन एक्स्ट्रा होगा, बस एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 0.25 इनकरेक्ट था, वहां पे 0.2425 होना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्होंने 0.25 ले लिया, अर्थात यहां भी उन्होंने गलती कर दी 0.0075। फिर अगले वर्ष 0.0075, फिर अगले वर्ष 0.007, ये ऐसे बढ़ता बढ़ता आएगा। 100 साल में कितना हो जाएगा? 0.75 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक दिन जो एक्स्ट्रा होना था वो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक्स्ट्रा कितना होगा? 0.75 डेज। और यही 0.75 ऐसे बढ़ते बढ़ते 400 सालों में जाके फिर से एक दिन एक्स्ट्रा कर देगा। यानी अब आपका शताब्दी ईयर्स में कहां पड़ेगा? जो 400 से डिविजिबल होगा, यानी हर 400 साल पे एक शताब्दी लीप ईयर पड़ा करेगी, यानी 400, 800, 1200, 1600। क्लियर? यहां तक सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? यहां तक सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ गई? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो या कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, पूछ सकता है, सर यहाँ पे हमें चीजें नहीं समझ में आई। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर समस्या होने लगेगी। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं पूछना है भाई? नो डाउट सर। चलो आगे चलते हैं फिर। अब ध्यान से समझो। अब आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको बताए थे कि अतिरिक्त दिन, उसकी बात करते हैं हम लोग। अर्थात 7 डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यही एक क्वेश्चन आपके अभी पेट वाले में एग्जाम में पूछ लिया था फर्स्ट मीटिंग के पेपर में, कि किसी मंथ में अगर फरवरी जो है, किसी मंथ में 22 शायद दिया था आपका, एक डेट दिया था 27 तारीख ऐसे कुछ दिया था, 26 तारीख देख दिया था कि अगर इस दिन बृहस्पतिवार होता है या शुक्रवार हो, 25 दिया था, अगर ये दिन होता है तो उस मंथ में कितने मंडे पड़ेंगे, पूछा था कितने सोमवार पड़ेंगे। वही ये 7 डेज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, 7 दिनों का कॉन्सेप्ट जो चलता है उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा 7 डेज कॉन्सेप्ट, ठीक ना, अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। 7 डेज कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिएगा, ओके। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इस सर्किल को, पहले इसको आप ध्यान से देखिए। यहां पे हम आपको कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया वो चीज आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। देखिए आपके पास जो दिन होते हैं टोटल 7 होते हैं। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट रखा, ठीक है ना, मैंने 7 पॉइंट रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है? मैंने इसको रखा। अब ध्यान से चीजों को समझते चलना। मैंने ये रखा, देखिए जो मैंने ये 1 2 लिखा हुआ है ना, 1 2 जो लिखा हुआ है, ये जो 7 आया है, इसको 7 को 0 भी बोला जाता है। चीज को अच्छे समझते चलना। 7 आने पे हम क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा दिन अगर आपका पूरा 7 हो गया तो एक्स्ट्रा दिन आपका बिल्कुल नहीं आएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिए। कहने का मतलब है कि एक जो है ना,
एक, जो एक है, एक को हम 8 बोल सकते हैं आराम से, 2 को हम 9 बोल सकते हैं, 3 को हम 10 बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं, 13 बोल सकते हैं, और इसको हम 14 बोल सकते हैं। 14 का मतलब फिर से 0 हो जाएगा। जब 8 बोले तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब बोल रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रेगोरियन महोदय ने जब कैलेंडर का निर्माण किया तो उन्होंने कैलेंडर में किया क्या कि जो फर्स्ट दिन था ना उसको क्या मान लिए, सोमवार। तो यहाँ पे आप एक को क्या दिखाएंगे, सोमवार। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एक का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार, 3 का मतलब होता है बुधवार, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार, 5 का मतलब होता है शुक्रवार, 6 का मतलब होता है शनिवार, और 7 या 0 का मतलब होता है रविवार। पहले तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 0 का समझना है कि ये दिन होते हैं। अगर कहीं पे आपको एक आता है एक्स्ट्रा दिन तो इसका मतलब है कि एक का मतलब होता है सोमवार। चीजें आपको समझाएंगे, कहीं कहीं एक्स्ट्रा दिन की बात आती है और कहीं कहीं इतना दिन आगे की बात होती है, तो आगे और एक्स्ट्रा दिन में अंतर होता है, वो चीज को आपको क्लियर करेंगे आगे। तो एक का मतलब होता है एक, 2 का मतलब होता है मंगलवार, 3 का मतलब होता है बुधवार, 4 का बृहस्पतिवार, 5 का शुक्रवार, 6 का शनिवार, 7 या 0 का मतलब होता है रविवार। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो, अगर इतनी सी बात समझ में आई तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने एक को 8 लिखा, ध्यान से समझना, चीजों को गहराई से समझते चलना, ठीक है ना? तब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने जैसे लिखा, पहले स्टेप मैंने लिखा 8 दिन लिख दिया था, तो ध्यान से समझो, जो 8 दिन है, 8 दिन है, 7 डेज का कॉन्सेप्ट है कि आपका जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 के बाद जैसे ही 8 आएगा तो 8 का मतलब तुरंत फिर से क्या हो जाता है, एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है। क्लियर है ना? एक हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 8 दिन की बात करें तो 8 दिन को हम क्या बोल सकते हैं, एक दिन बोल सकते हैं। अर्थात एक्स्ट्रा दिन की बात करें, एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। अर्थात हम 8 दिन को एक दिन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जरा बताएं कैसे बोल सकते हैं? इस 8 में हम 7 से क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, जितनी बार जाएगा ना ये पूरा सप्ताह होता है। क्या होता है? जो आपका भागफल आता है ना वो पूरा का पूरा सप्ताह होता है। 7 हो गया, और जो आपका रिमाइंडर बच गया ना ये पूरा का पूरा आपका, इसको लिख सकते हैं आप अतिरिक्त दिन। क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं आप लोग अतिरिक्त दिन, अर्थात शेष दिन। इतना आपको एक्स्ट्रा बच गया। क्लियर है ना? इतना एक्स्ट्रा बच गया। जो आपका एक्स्ट्रा बचता है ना उसी का मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो कैलेंडर में जो निर्धारित किया गया कि एक का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार, 3 का मतलब होता है बुधवार। यानी 8 दिन को हम क्या बोल सकते हैं, एक दिन बोल सकते हैं। क्लियर है ना? इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि 15 दिन को हम क्या बोल सकते हैं, 15 दिन को क्या बोल सकते हैं, आराम से आप कहेंगे कितना दिन बोल सकते हैं, एक दिन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 7 अगर हम कहें तो 22, तो 22 दिन को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक दिन बोल सकते हैं। कहना मतलब है जो 22 दिन है वह एक दिन के बराबर है। क्लियर है? 22 दिन का मतलब है एक दिन के बराबर है। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आई कि समझ में नहीं आया, बता, यहां तक चीजें समझ में आया? यानी आपको भाग दे के आपको सिर्फ क्या निकालना, एक्स्ट्रा दिन। किससे भाग करोगे? क्यों? क्योंकि हर 7 के बाद देखो, हर 7 के बाद कभी 8 नहीं आएगा, 8 के बाद 7 के बाद तुरंत एक आना स्टार्ट हो जाएगा। 7 के बाद
कभी भी 8 नहीं आएगा। जिस प्रकार आप ABCD पढ़ते हो रीजनिंग में, तो ए के बाद जेड जाता है, तो जेड के बाद कभी भी कोई दूसरा लेटर नहीं आता, बल्कि ABCD फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार कैलेंडर में भी, दिन में भी 7 अगर पहुंचे ना, तो 7 के बाद अब सप्ताह खत्म हो गया, अब फिर से आपका सप्ताह स्टार्ट हो जाता है। मंडे से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम अगर अपने जो 7 दिन एक्स्ट्रा हैं, जो 7 दिन के सप्ताह हैं, अगर उन पूरे डेज में से 7 दिन को निकाल लें, जो एक्स्ट्रा डेज आएगा ना, उसका मतलब वही होता है जो आपका यहाँ 1 2 3 4 लिखा गया है। क्लियर है ना? अब जरा आप लोग आंसर दीजिएगा। अगर मैंने इसी प्रकार आपसे कहा, प्रत्येक बच्चा आंसर देगा। मैंने कहा 54 दिन, तो जरा आप लोग बताएंगे 54 में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? जरा आप लोग मुझे बताएंगे 54 में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा? ये मैं 7 डेज के कॉन्सेप्ट में आपको शेष दिन या अतिरिक्त दिन की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना? शेष दिन या अतिरिक्त दिन की चर्चा कर रहा हूं कि अतिरिक्त दिन हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है ना? 5 5 5 बिल्कुल, यानी हम 54 दिन को 54 ना बोल के हम 5 दिन बोल सकते हैं। भाई 54 दिन आगे जाने से मतलब, जैसे 54 दिन हमको आगे या पीछे जाना है, 54 दिन हमको आगे या पीछे जाना है, तो 54 कदम ना चल के हम सिर्फ 5 ही कदम चल जाएंगे, तब भी हमारा दिन वही आएगा। अब वो चाहे आगे की बात हो चाहे पीछे की बात हो। बात समझ आई ना? मतलब हमको 54, भाई 7 7 को 7 7 49, 49 तक तो सेम डेज वही हो जाएगा। अब बच्चा सिर्फ 5 एक्स्ट्रा डेज, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम वही जो 5 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है ना, सिर्फ हमें उतना चलने की जरूरत है, पूरा 54 दिन चलने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर मैंने आपसे कह दिया 65, मैंने आपसे कह दिया 65 दिन, जरा बताइए 65 में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? 65 में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? दो दिन। सब लोग आंसर करो, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? सभी लोग आंसर किया करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझा रहे हैं आपको, नहीं तो बाद में फिर से दिक्कत होगी, तो आप फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया सर। 2 दिन, ठीक है ना? इसी प्रकार मैं अगर आपसे कहूं 534 दिन, 534 दिन, 534 दिन, कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? कहीं कहीं अतिरिक्त दिन बोलते हैं, कहीं विषम दिन बोलते हैं, तो सब एक ही बात है। शेष दिन, अतिरिक्त दिन, विषम दिन, ठीक है ना? तो सब एक ही बात है, इस चीज को ध्यान देना। यहां भी कितने आ जाएंगे भाई? 2 डेज आ जाएंगे। वेरी गुड। कितने आ जाएंगे भाई? 2 डेज आएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 दिन आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अब अतिरिक्त दिन सब लोग निकाल लोगे। अगर दिन लिखा रहेगा, आगे चल के आपको मंथ ईयर सब समझाया जाएगा, अभी सिर्फ दिन की बात की, अगर दिन लिखा रहेगा कि इतना दिन, तो अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे ना आराम से। चलो अब यहीं से एक पॉइंट आपको और समझाते हैं, आगे जरा ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको ले चल रहे हैं, ठीक ना? स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप किसी भी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? चाहे वो फर्स्ट टाइम पढ़ा हो और चाहे ऑलरेडी पढ़ चुका हो। जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे, उनको भी समस्या नहीं होगी। क्लियर ना? तो एक्स्ट्रा दिन, दिन में आप क्या करेंगे? 7 से भाग करके जो शेषफल बचेगा, देखो हमने यहाँ पे एक आपको हिंट दिया है, यहाँ पे जो आपका शेषफल बचेगा ना, रिमाइंडर जो बचेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अतिरिक्त दिन बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अतिरिक्त दिन बोलेंगे, ठीक ना? यानी कहीं पे भी हमको 15 दिन की बात है, तो 15 दिन को हम 1 दिन कह सकते हैं आराम से। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलो आगे चलते हैं, आगे ध्यान से समझो, आगे ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं, आज कौन सा दिन है भाई? आज कौन सा दिन है? शनिवार है क्या आज? चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है, तो
तो 60 दिन बाद, 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा बताएं, आप लोग बताएं, एक बार कोशिश करें, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अगर आज शनिवार है तो आज से 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जो पीछे हम आपको 7 डेज का कॉन्सेप्ट सिखा के आए, उसी चीज को आगे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। देखो यहां पे किसी का बुधवार आ रहा है और किसी का बृहस्पतिवार आया है, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। चलो अब हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले नंबर तो एक चीज ये समझना आप लोग, एक चीज ये समझना, जैसे अगर यहां बाद आता है ना, तो बाद का मतलब होता है कैलेंडर में प्लस। आप क्या करोगे? प्लस। क्या करोगे? प्लस। बाद या आफ्टर। माइनस कब करोगे? जब आपसे क्या बोला जाएगा? पहले। क्या बोला जाएगा? जब पहले की बात करेगा तब आप समझ जाना कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। इस चीज को ध्यान देना, ये पॉइंट हो सकता है सब लोगों को पता हो। अब ध्यान से समझिए, देखिए आज हमने क्या कहा भाई? शनिवार है। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आज शनिवार है। हर एक टाइप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज शनिवार है तो आज से कितने दिन की बात कर रहा भाई? कह रहा 60 दिन बाद। 60 दिन बाद ही तो बोल रहा है ना, 60 दिन बाद ही तो बोल रहा है। जरा मुझे बताएं, तो हम 60 दिन को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे। आपको समझाए हैं कैसे करना है। 7 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो ये बताइए 60 दिन पे क्या हम 4 दिन लिख सकते हैं क्या? 7 8 56, 4 दिन बच गया, 4 दिन बच गया। यहां बाद हटा देते हैं, ठीक ना, यहां हटा देते हैं। 4 दिन एक्स्ट्रा बच गया, या आप ऐसे कह सकते हैं 4 दिन बाद, ठीक है ना, शनिवार से 4 दिन बाद। क्योंकि जो आपको 56 दिन है वही डेज आएगा, वो 56 दिन अपना बाहर कर लो, 4 डेज। ध्यान से समझिएगा चीज को। यहां पे आपका शनिवार था, एक तो कैलकुलेशन आप लोग ऐसे कर सकते हो, ध्यान समझिएगा, एक कैलकुलेशन आप लोग ऐसे कर सकते हो कि शनिवार के बाद आप 4 दिन आगे चले जाओ, ठीक है ना। रविवार, रविवार के बाद आपका क्या जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक ना भाई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक आंसर तो ऐसे आ जाएगा। दूसरी चीज जरा ध्यान से बताइए, ये बताइए अभी जो 7 डेज का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, वहां पे जो नंबरिंग किए थे, 7 का कोड क्या होता है? 7 का कोड क्या होता है? 7 कौन से नंबर पे आता है, ये बताने की कोशिश करिए मुझे। मतलब आपको मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से करना चाहते हैं हम, आपको ऐसे सीधा 2 दिन आगे चल जाओ 2 दिन पीछे नहीं। शनिवार क्या था, कौन से कोड पे था? यहां देखिए, शनिवार का मतलब क्या होता है? 6। शनिवार का मतलब क्या होता है भाई? 6। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां शनिवार है वहां मैं 6 लिख सकता हूं। अब 6 में मुझे 4 दिन आगे बढ़ना है, तो 6 4 कितना होता है? 6 4 कितना होता है? 6 4 कितना होता है? 10 होता है क्या? 10 होता है क्या? तो आपको पता है कि अगर 10 आया है तो इस 10 दिन को कैंसिल करके हम इस 10 दिन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 10 दिन जगह पे हम 3 दिन लिख सकते हैं क्या? 3 दिन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। और 3 आपको पता है कि एक तारीख, एक दिन होता है, एक जो होता है, एक 3 विषम दिन आ रहा है, एक का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार, 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार। अर्थात यहां पे कौन सा दिन आएगा?
बुधवार आएगा। और यही चीज यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसे देखो, शनिवार लिख के 4 दिन बाद जाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4। एक मिनट ध्यान समझना, बाद का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, चौथे दिन बाद यानी 5वां दिन। इसका मतलब समझ लेना, 5वां दिन। कौन सा दिन? 5वां दिन। ये भी बहुत गहराई वाली बात है, बहुत डीपली वाली बात है। 4 दिन बाद का मतलब होता है कौन सा दिन? 5वां दिन। समझ में आया? 4 दिन बाद का मतलब होता है 5वां दिन। 1 दिन बाद का मतलब होता है दूसरा दिन। एक जैसे कहते नहीं कल, तो जो होता है वो 1 दिन, यानी आज से 1 दिन बाद होता है, आज के बाद होता है कल, यानी दूसरा दिन। 2 दिन बाद का मतलब होता है तीसरा दिन। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? 4 दिन बाद का मतलब है 5वां दिन। आप लोग यहां से काउंट नहीं करोगे, 1, 2, 3, 4। बच्चे क्या करते हैं? काउंट कर। देखो, ये भी आपका काउंट करना सही है, लेकिन क्या करोगे आगे जब क्वेश्चन आने लगेंगे ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे 100%। 100% आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी। तो उस कंफ्यूजन को हटाओ, वो गलत पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। 4 दिन बाद का मतलब है कि जिस दिन से बात कर रहे हैं वहीं से काउंट करो, 1, 2, 3, 4। ये 4 दिन हो गए ना। अब इसके बाद वाले दिन की बात कर रहा है वो, 4 दिन बाद इसके बाद वाले दिन की बात कर रहा है। तो ये वाला दिन आपका कौन सा होगा, ये आपको बताना है। रविवार, सॉरी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब देखो यहां पे आपका क्या आएगा? बुधवार। आंसर आया कि नहीं आया? बच्चे क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 दिन बाद, तब तो यहां पे गड़बड़ आ जाएगा। यहां तो गड़बड़ बृहस्पतिवार आ जाएगा। और कुछ बच्चों ने बृहस्पतिवार शायद आंसर दिया भी है। क्यों भाई? कुछ बच्चों ने आंसर शायद बृहस्पतिवार दिया भी है। दिए हैं क्या भाई? नो। मेजर कह रहे हैं शायद है। ठीक है ना? चलो, तो इस चीज को डीपली से समझना। 4 दिन बाद का मतलब होता है, जैसे हमने कहा 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, नोट कर लेना इस चीजों को। 1 दिन बाद इसका मतलब होता है दूसरा दिन, आज से दूसरा दिन। अगर मैंने कहा 2 दिन बाद, मैंने कहा 2 दिन बाद, तो इसका मतलब है कि आज से तीसरा दिन, तीसरा दिन आज से ही काउंट करोगे। अगर मैंने कहा 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आप क्या कहोगे? चौथा दिन। क्या कहोगे भाई? चौथा दिन। क्या कहोगे? चौथा दिन। क्लियर है ना? चौथा दिन। तो ध्यान से समझना, ये वाला स्टेप आपका गलत होता है। ठीक ना? ये कभी बिल्कुल नहीं लोगे। अगर आपसे 4 दिन बाद ऐसे जाना है, 4 दिन बाद जाना है, तो शनिवार से ही काउंट करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ये 4 दिन आपके कंप्लीट हो गए। अब चौथे दिन के बाद वाला जो दिन आएगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा 4 दिन का बाद। और नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझा के रखे आपको, ये वाली चीज समझा दिए कि शनिवार का जो कोड होता है 1, 2, 3, 5, 6, इसमें 4, 5, 6 में शनिवार को 6 बोला जाता है। और अतिरिक्त दिन कितना आया? 4। तो 6, 4, 10। 10 का मतलब है फिर अपना 7 दिन वापस कर लेंगे। 7 दिन वापस कर लेंगे तो बचेगा 3। 3 का मतलब होता है कोड में बुधवार। कोड में क्या होता है? बुधवार। फिर आपको आगे पीछे की जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको 3 आया तो इसका मतलब बुधवार राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? जरा समझाया, बताओ सब लोग। चीज समझ में आया अच्छे से? दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इस वाले पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। कंफ्यूजन मन में बिल्कुल मत मारना, ठीक है ना? बिल्कुल मत मारना। मैंने कहा यदि आज बुधवार है, मैंने कहा यदि आज बुधवार है, आज बुधवार है, 502 दिन बाद, 502 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा बताएं। सभी के आंसर सही आने चाहिए, बिल्कुल भी बिल्कुल गलत नहीं देंगे जवाब, ठीक ना? मन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों के, ठीक ना? जैसे आपको समझाएं उसी हिसाब से चलना है। यदि आज बुधवार है तो 502 दिन बाद आपको बताना है कौन सा दिन होगा।
मंडे मंडे मंडे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मंडे इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्या समझाने की कोशिश की आप लोगों को, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो आप आगे पीछे जा रहे हो उससे भी जा सकते हो, और नहीं तो सीधा आप ऐसे समझो, मैंने आपसे कहा बुधवार और प्लस 502 दिन बाद, 500 दिन, यही तो मैंने बोला ना। तो मैंने कहा बुधवार का मतलब तो कोड में क्या होता है, 3 होता है क्या, जरा बताओ, बुधवार का मतलब होता है 3 होता है क्या। जब 3 होता है तो आप प्लस का चिन्ह लगाओ और इस 502 में 7 से भाग कर दो। 502 में जब आप 7 से भाग करोगे तो जरा बताओ क्या इसकी जगह पे 5 आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा क्या। तो 5 3 का मतलब होता है 8 दिन, और 8 दिन में फिर से आप वही भाग करोगे, एक्स्ट्रा आएगा 1 दिन, और 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। इस तरीके से आप निकालोगे ना तो कभी रॉन्ग नहीं होगा आपका। जो आप आगे पीछे जाते हो ना, आगे पीछे जाने वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी आपकी, समझ गए। तो कभी कभी वही गलती होता है, जैसे मैंने अभी कहा 3 दिन बाद, तो पता लगेगा कि इससे ना काउंट करके, जैसे ये आज है, इससे काउंट ना करके यहां से बच्चे काउंट करना शुरू कर देते हैं। यही समस्या है, कुछ बच्चे यहां से काउंट करेंगे, कुछ बच्चे यहां से काउंट करेंगे। जो यहां से काउंट करेंगे उनका आंसर सही आएगा, जो यहां से काउंट करेंगे उनका आंसर गलत आएगा। तो ये एक सिस्टम ही छोड़ दो ना, ये सिस्टम ही छोड़ दो, जहां पे कंफ्यूजन है उसको खत्म करो पूरी तरीके से, ये वाला सिस्टम पकड़ो, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बुधवार का मतलब होता है 3, कोड में 3 होता है, यानी जो आपका 1 2 3 जो कैलेंडर के हिसाब से होता है। आपने 500 दिन का कहा कि 5 दिन आता है, तो 5 3 8, 8 दिन का मतलब है 7 दिन, फिर से अपना वापस चल जाओ, 1 दिन बचा एक्स्ट्रा में, कितना, 1, और 1 का मतलब होता है सोमवार। डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, सोमवार आएगा। अब यहां से अगर आप जाओगे 5 दिन, देखो अगर आज बुधवार है, आज बुधवार है, ये आपका बुधवार हो गया। अगर यहां से 5 दिन बाद जाओगे तो 1 दिन यहीं से काउंट करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अर्थात छठवां दिन जो होगा ना, छठवां दिन जो होगा ना वही आपको बताना है। तो छठवां दिन आपको बताना है, देखो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सोमवार। आया कि नहीं आया सोमवार। यानी 5वां दिन का मतलब है कि आपको कौन सा, 5 दिन बाद का मतलब क्या है, 5 दिन बाद का मतलब क्या है, 5 दिन बाद का मतलब है छठवां दिन। कौन सा भाई, छठवां दिन। क्लियर, यानी आज से आपको छठा दिन बताना है। डाउट क्लियर है।